Hi everyone, so it's me, your Manu Ishu, and welcome back to my YouTube channel Manu Ishu ACCA classes. So in this video, we are going to do target costing short question from the Kaplan kit of F5. So if you are watching my video for the first time, don't forget to hit the bell icon and subscribe my channel for the more updates. Okay, so question first 42. In target costing, which of the following would be appropriate strategy to reduce a cost gap for a product that existed in a competitive industry with demanding shareholder? So basically, first I would like to explain what the target costing is. So in target costing, what basically we do is फर्स्ट कि हम लोग को जो प्रोडक्ट बनाना है उसके मार्केट में मतलब सिमिलर प्रोडक्ट कौन कौन से अवेलेबल है उनको एनालाइज करेंगे. उसके बाद उनका प्राइस क्या है, कंपिटिटिव प्राइस जो मार्केट में चल रहा है वो क्या है, वो प्राइस हम लोग लेंगे उस प्रोडक्ट का. आफ्टर दैट हम लोग को जितना डिजायर प्रॉफिट मार्जिन चाहिए उसमें से डिडक्ट करने के बाद वी विल गेट द टारगेट कॉस्ट, और हम लोग को वो प्रोडक्ट में उतने कॉस्ट में हम लोग को प्रोडक्ट बनाना है. बट एस्टिमेटेड कॉस्ट डिफरेंट हो सकता है कि नहीं. सो एस्टिमेटेड कॉस्ट और ये आपका जो हम लोग ने टारगेट कॉस्ट जो निकाला है, इन दोनों को डिफरेंस को कहते हैं कॉस्ट गैप. ठीक है. सो बेसिकली फर्स्ट क्या करते हैं, हम लोग पहले प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन करते हैं जो हम लोग बनाने वाले हैं. फिर उसका मार्केट में कौन कौन से सिमिलर प्रोडक्ट है वो देखते हैं. फिर उसका सेलिंग प्राइस लेंगे मार्केट से. ठीक है. उसमें से जितना हम लोग को प्रॉफिट चाहिए वो माइनस करने के बाद जो हमारा बचेगा दैट्स आवर टारगेट कॉस्ट. उसके बाद हम लोग कॉस्ट जो इस्टीमेट करेंगे, जो हम लोग को एक्चुअल में बनाने में लगेगा इस्टीमेट करेंगे. सो इन दोनों का डिफरेंस इस्टीमेटेड कॉस्ट एंड टारगेट कॉस्ट का डिफरेंस को कहते हैं कॉस्ट गैप, और हम लोग को इफर्ट लगाना है इस कॉस्ट गैप को कम करने में. सो बेसिकली द फर्स्ट ऑप्शन, ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा इन टारगेट कॉस्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी in target costing, which of the following would be appropriate strategy to reduce a cost gap. इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा हमारा अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी है कॉस्ट गैप को रिड्यूस करने के लिए. ठीक है. एंड gap for a product that existed in a competitive industry with a demanding shareholder. अब यहाँ पे डिमांडिंग शेयर होल्डर मीन्स दे वॉन्ट कम्प्रोमाइज इन द प्रॉफिट, उनको प्रॉफिट चाहिए. सो ठीक है. पहला ऑप्शन है इंक्रीज द सेलिंग प्राइस. अब सेलिंग प्राइस हम लोग क्या करते हैं, जो मार्केट में चल रहा है वो लेते हैं. आफ्टर दैट वॉट एवर वी रिक्वायर डिजायर प्रॉफिट मार्जिन वी यूज टू डिडक्ट फ्रॉम दोज सेलिंग प्राइस. अब अगर हम लोग प्राइस ही इंक्रीज करेंगे इन दैट केस आवर प्रोडक्ट विल बी लेस कम्पिटेटिव, डिमांड फॉल हो जाएगा, कस्टमर खरीदेंगे नहीं. कस्टमर नहीं खरीदेंगे तो कम्पिटेटिव लाइक मतलब आपका प्रोडक्ट ही नहीं बिक्री होगा तो कहाँ से आप अर्न करोगे, है ना. तो ये तो प्रॉफिट ही नहीं होगा. सो ए हमारा नहीं है. नाउ ऑप्शन बी, रिड्यूस द एक्सपेक्टेशन गैप बाय रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस. ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस रिड्यूस करके हम लोग कर सकते हैं, बट आपका लाइक प्रॉफिट ही कम हो जाएगा ना. और यहाँ पे डिमांडिंग शेयर होल्डर दे वांट टू कम्प्रोमाइज द प्रॉफिट. सो दैट्स वाई ये भी आपका ऑप्शन नहीं है. फिर थर्ड, रिड्यूसिंग द डिजायर मार्जिन ऑन द प्रॉफिट. आपका वही बात आ गया सेम जो हम लोगों ने भी में किया कि शेयर होल्डर डिमांडिंग है, वो कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे प्रॉफिट में. दैट्स वाई ये भी एक अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी नहीं है टू रिड्यूस द कॉस्ट गैप. नाउ लास्ट डी, मैकेनिजिंग प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू रिड्यूस एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट. और मैकेनिजिंग मतलब आपका इम्प्लीमेंटिंग ए न्यू टेक्नोलॉजी, नए टेक्नोलॉजी या फिर इक्विपमेंट मशीन यूज करना जिससे हमारा क्या होगा एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा. और कॉस्ट कम होगा तो ऑब्वियसली आपका लाइक जितना प्रॉफिट चाहते हो वो भी अचीव हो सकता है. सो दिस वन इज द वन ऑफ द स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस द कॉस्ट गैप. और भी स्ट्रैटेजी है हमारा कॉस्ट रिड्यूस करने का, लाइक अब जो भी नंबर ऑफ कंपोनेंट जो प्रोडक्ट में लगेगा उसको हम लोग रिड्यूस कर दें, है ना. और भी लाइक आप प्रॉपर ट्रेनिंग दे दो स्टाफ को सो दैट कि आपका वेस्टेज ही ना हो, है ना. मानते हो ट्रेनिंग में खर्चा होगा दैट्स, बट उसका बेनिफिट देखो, आपका वेस्टेज कम होगा. इन दैट केस आपका इन्वायरमेंटल कॉस्ट में भी जो लाइक असर पड़ेगा उस वेस्टेज की वजह से वो भी कम होगा. ठीक है. फिर यूज़ न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे अभी मैंने बताया मशीन वगैरह जो न्यू इक्विपमेंट मतलब वो यूज़ करेंगे तो इससे हमारा
कॉस्ट रिड्यूस हो सकता है। और भी है, लाइक जो प्रोडक्ट में कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है उस चीज़ को ही रिमूव कर दो ना, जो जो लाइक कस्टमर को चाहिए वही सामान रखते हैं उसमें। तो ये सब भी हम लोग करके हम लोग कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन only D is suitable. Okay. Next, which of the following strategy would be immediate acceptable method to reduce an identified cost gap? अगेन सेम क्वेश्चन है कि कौन सा स्ट्रेटेजी वुड बी इमीडिएटली एक्सेप्टेबल मेथड टू रिड्यूस द आइडेंटिफाई कॉस्ट गैप। द फर्स्ट इज रिड्यूस डिजायर मार्जिन विदाउट डिस्कशन विद द बिजनेस ऑनर। अब यहाँ पे क्या है ना कि आपको मार्जिन रिड्यूस करना है। मार्जिन रिड्यूस करोगे तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट कम हो तो क्या होगा, शेयर होल्डर को जो हम लोग प्रॉफिट देते थे आई मीन एज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड वो भी कम होगा। पर ऐसा क्या होता है कि हम लोग किसके लिए प्रॉफिट अर्न करते हैं, शेयर होल्डर के लिए। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही उनका नहीं होगा तो उनसे बिना डिस्कस किए तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता है कि डिस्कस करेंगे, इन दैट केस ये राइट ऑप्शन होता है। ठीक है, बट बेसिकली मैनेजर अपने अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं ले सकते हैं। कोई भी नया प्रोडक्ट या कुछ भी डिस्कस तो करना ही पड़ता है, मीटिंग बिठाना ही पड़ता है। सो दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। अगेन बी, रिड्यूसिंग द प्रिडिक्टेड सेलिंग प्राइस, सेम ऊपर के जैसा। सेलिंग प्राइस कम करोगे तो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, मार्जिन कम हो जाएगा। मार्जिन कम होगा तो शेयर होल्डर को अच्छा नहीं लगेगा ना, उनको तो चाहिए ही चाहिए मतलब एक प्रॉफिट। सो ये भी आपका नहीं है। सी, सोर्स सिमिलर क्वालिटी मटेरियल फ्रॉम अनदर सप्लायर एट रिड्यूस्ड कॉस्ट, ये भी एक तरीका है। अगर आप कोई सब्सटीट्यूट लाइक मटेरियल लेके आते हो एंड यूज करते हो, दैट इज ऑल्सो ए वन ऑफ द वे टू रिड्यूस द कॉस्ट गैप। सो सी हमारा करेक्ट है। डी, अगेन इंक्रीज द प्रिडिक्टेड सेलिंग प्राइस, इससे हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, कोई खरीदेगा नहीं, डिमांड गिर जाएगा। डिमांड गिर जाएगा तो प्रॉफिट भी नहीं आएगा, जो मिल रहा था वो भी नहीं आएगा। ओके okay, so 44. The predicted selling price of the product has been set as 56 per unit. ठीक है, and the desired markup on the cost is 25% and material cost for the product is estimated to be 16 before allowing for additional material to allow for the shrinkage of 20%. और यहाँ पे जो word ये shrinkage लिखा हुआ है ना, it means wastage, okay, of 20% for every 10 kg of material going in, only 8 kg comes out. If labor is only other cost and 2 hours are needed, what is the most the business can pay per hour if the cost gap is to be avoided? The maximum rate per hour in 2 decimal point. तो इसको कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर इज 44 है ना। ओके अब यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस क्या है वो देखते हैं। सेलिंग प्राइस predicted, right, and this is $56 पर यूनिट। ओके, उसके बाद क्या है, मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है। मटेरियल कॉस्ट, ओके, सो मटेरियल कॉस्ट वेस्टेज बिना हमारा 16 लग रहा है, $16। ठीक है, तो ये वेस्टेज से पहले, बट हम लोग मटेरियल डाल रहे हैं 10 kg एंड वी आर ओनली 8 kg कम्स आउट, मतलब 2 kg लॉस हो रहा है, उसको भी लेना पड़ेगा। सो इट मीन्स आपका ये कह रहा है क्वेश्चन कि 20% अलाउ फॉर द श्रिंकेज इन दिस, इट मीन्स ये आपका 80% है। समझ रहे हो बात को, ये आपका 80% है एंड वी नीड 100%, है ना। इस पॉइंट को समझना पड़ेगा आपको। ये हम लोग ने एम में भी कुछ क्वेश्चन ऐसा किया था, अगर आप बुक खोलोगे तो मिल जाएगा, लेबर में भी मटेरियल में भी। तो आप मटेरियल डाल रहे हो विदाउट वेस्ट 16 लग रहा है एंड उसमें से आपका 20% वेस्टेज जा रहा है, इट मीन्स आपको वो भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा मटेरियल डालने से पहले। मान लो आपने 8, यहाँ पर जैसे 8 kg लग रहा है, ठीक है, यहाँ 8 kg केम्स आउट लिखा है ना, 8 kg लग रहा है, तो आप 8 kg मटेरियल डालोगे तो आपका कितना निकलेगा, 6, मतलब 2 तो जा रहे हैं ना। 100% कितना था, 8, वो छोड़ो, यहाँ पे ये बोल रहा है 10 kg डालो। 10 kg क्या है आपका 100% अमाउंट है, राइट। उसमें से 8 kg वापस आ रहे हैं एंड 2 kg वेस्टेज हो रहा है। इट मीन्स जो 8 kg वापस आ रहे हैं विच इज आवर 80% कॉस्ट, एंड उस 8 kg का मान लो ये 16 दिया हुआ है बिफोर वेस्टेज,
मतलब बिफोर वेस्टेज आपका 16 आ रहा है, मीन्स ये आपका 16 क्या है, 80% अमाउंट है, एंड वी नीड टू फाइंड आउट 100%. सो मैंने डिवाइड बाई 80 इंटू 100 कर दिया. तो व्हाट इज आवर कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल 20 पर डॉलर, सॉरी एम डॉलर 20, क्या बोल रही. ओके, सो नाउ अब हमारा सेलिंग प्राइस है, ये तो इसको भी यहाँ पे रखते हैं. सेलिंग प्राइस हमारा प्रिडिक्टेड पता चल गया. और इस पे कहा गया है, इस पे बोला गया है द कंपनी वांट्स मार्कअप कितना परसेंट, 25%. एंड आई मस्ट से यू गाइज नो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द मार्कअप एंड मार्जिन. अगर नहीं पता हो तो मेरे एफए का वीडियो देखना, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. एंड आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाए. सो बेसिकली मार्कअप आपका कॉस्ट पे चार्ज होता है एंड मार्जिन आपका सेलिंग प्राइस पे. अगर मार्कअप दिया हुआ है, इट मीन्स योर सेलिंग प्राइस इज 100 प्लस मार्कअप, मतलब अभी के केस में 125%. अगर मार्जिन दिया होता है, इन दैट केस आपका सेलिंग प्राइस होता है 100 माइनस 25%. ठीक है, अगर ज़्यादा कुछ डिटेल में जाना हो तो आप एक बार वो वीडियो जरूर देखना, मेरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको. ठीक है, तो मार्कअप 25% है. सो हम लोग टारगेट कॉस्टिंग में क्या करते हैं, टारगेट कॉस्टिंग में हम लोग सेलिंग प्राइस में डिजायर प्रॉफिट मार्जिन डिडक्ट करने के बाद जितना हम लोग को चाहिए वी विल गेट आवर टारगेट कॉस्ट. तो यहाँ पे हम लोग टारगेट कॉस्ट निकालते हैं. मार्कअप 25% बोल दिया हुआ है, सो टारगेट कॉस्ट मार्कअप दिया है, इसमें हमारा टारगेट कॉस्ट 100% है. मार्जिन दिया होता तो इसमें हमारा सेलिंग प्राइस 100% है. ओके, सो ये कॉस्ट हमारा 100% होगा. एंड सेलिंग प्राइस हम लोग को दिया है और मार्कअप दिया है, इट मीन सेलिंग प्राइस इज 125%, राइट. एंड इनटू कर देंगे 100, वी नीड ए वैल्यू ऑफ 100, तो $44.8 पर यूनिट हमारा टारगेट कॉस्ट आ गया. ये ठीक है यहाँ तक. अब टारगेट कॉस्ट में क्या है हमारे पास, दो ही यहाँ पे एक मटेरियल एक लेबर. ठीक है ना, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर इक्वल टू 44.8. एंड डायरेक्ट मटेरियल आपको पता चल गया विच इज 20, नीचे कैलकुलेट किया ना हम लोग ने, 20 प्लस डायरेक्ट लेबर इक्वल टू 44.8. और जैसे कि मैंने कहा द डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड द टारगेट कॉस्ट आपका क्या है, ये आपका कॉस्ट गैप है. और कॉस्ट गैप को अवॉइड करने के लिए इट मीन्स योर टारगेट कॉस्ट इक्वल टू एस्टिमेटेड कॉस्ट, राइट. तो इट मीन्स आपका ये टारगेट कॉस्ट जो है यही आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा. एक बार और मैं बोलती हूँ, ध्यान से समझना. The cost gap is difference between the estimated cost and the target cost, and we know the target cost. And question told कि cost gap को avoid करना means we have to reduce it to the zero. Zero करने के लिए क्या होना चाहिए, target cost equal to estimated cost. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट इतना ही हो जाएगा. तो क्वेश्चन पूछ रहा है डायरेक्ट लेबर कितना हम लोग रखेंगे तो हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट जो होगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारा आई मीन कॉस्ट गैप रिड्यूस हो जाएगा. क्वेश्चन ये करा है, एक सेकेंड ना. ओके, तो हम लोग कहाँ थे. ओके हाँ, तो कॉस्ट गैप को रिड्यूस करना है टू जीरो. तो हम लोग डायरेक्ट लेबर कितना वैल्यू रखेंगे सो दैट कि हमारा टारगेट कॉस्ट इक्वल टू एस्टिमेटेड कॉस्ट हो जाएगा. तो मटेरियल का हम लोग को पता चल गया. सो डायरेक्ट लेबर इक्वल टू दिस माइनस 20. ठीक है, अब यहाँ पे बोल रखा है कि लेबर इज ओनली अदर कॉस्ट एंड 2 आवर्स आर नीडेड. व्हाट इज द मोस्ट बिजनेस कैन पे पर आवर. पर आवर का पूछ रहा है, दिस इज फॉर आवर. ये आपका है इक्वल टू 2 आवर्स. ठीक है, एंड वी नीड टू, इसको ना एक सेकेंड,
तो आपका डायरेक्ट लेबर इक्वल टू ये डिवाइड बाय 2 कर दूंगी तो ये पर आवर के लिए आ जाएगा, एंड विच इज द क्वेश्चन इज आस्किंग। और 2 डेसिमल प्लेस में जो कि बोला हुआ है तो एक पॉइंट बढ़ा देते हैं ना हम लोग, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर इज, ठीक है। now 45, okay, so which of the following technique is not relevant to target costing। हम लोग को ये बताना है इनमें से कौन सा टेक्निक टारगेट कॉस्टिंग के लिए रिलेवेंट नहीं है। ओके तो बेसिकली हमारा टारगेट कॉस्टिंग में क्या होता है, हम लोग एस्टिमेटेड सब चीज़ निकालते हैं, है ना, बजटेड होता है ना, फीड फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन होता है, नॉट द एक्चुअल। लाइफ साइकिल में क्या था, हमारा एक्चुअल होता था, और यहाँ पे तो क्या है, एस्टिमेटेड कॉस्ट है, वो हम लोग सेलिंग प्राइस लेते हैं मार्केट से सिमिलर प्रोडक्ट का। आफ्टर दैट वी यूज टू डिडक्ट द डिजायर प्रॉफिट मार्जिन एंड वी गॉट टारगेट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट में हम लोग एडजस्टमेंट करते, लाइक एस्टिमेटेड कॉस्ट जो हम लोग का लग रहा है और टारगेट कॉस्ट जो है, उन दोनों का डिफरेंस कॉस्ट गैप होता है, कॉस्ट गैप को हम लोग ट्राई करते हैं रिड्यूस करना। सो बेसिकली दिस ऑल आर द एस्टिमेटेड कॉस्ट, मीन्स बिफोर द कॉस्ट विच अकर बिफोर द इवेंट, मतलब बिफोर द इवेंट अभी हुआ नहीं है, बस एस्टिमेट करके रखा हुआ, ये सब होगा क्या क्या। सो ये बजटेड है, ठीक है। सो बेसिकली अगर पहला ऑप्शन देखा जाए जो कि क्या कह रहा है हमारा, वैल्यू एनालिसिस, है ना। बेसिकली वैल्यू एनालिसिस मतलब हमारा क्या होता है कि हम लोग को कॉस्ट रिड्यूस करना है, जो छोटे छोटे कॉस्ट होते हैं ना उसको रिड्यूस करना, ठीक है। टू अब इसको तो हम लोग ऑब्वियसली अवॉइड कर सकते हैं ना, कॉस्ट गैप जो आता है उसमें हम लोग, मैंने बोला ना कि बहुत सारे वेज है कॉस्ट को रिड्यूस करना, तो वैल्यू एनालिसिस भी वही बोलता है कि जो छोटे छोटे कॉस्ट होते हैं ना उसको रिड्यूस करना, सो दैट कि हमारा कॉस्ट गैप जो है वो कम हो जाए, है ना। तो बेसिकली ये रिलीवेंट है टारगेट कॉस्टिंग से। वेरिएंस एनालिसिस क्या कहता है आपका, वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है आपका, एक्चुअल और बजट का डिफरेंस जो कि टारगेट कॉस्ट में एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे तो एक्चुअल की बात ही नहीं आ रही है, सबसे पहली बात यहाँ पे आपका एक्चुअल की तो बात ही नहीं आ रही है, यहाँ पे हम सब बजटेड की बात करते हैं। सो दैट्स वाई आपका वेरिएंस एनालिसिस इज नॉट रिलीवेंट टू टारगेट कॉस्टिंग। ये बेसिकली यूज होता है कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, और ये फीडबैक देता है कि अच्छा आपको ये बजटेड इतना किया था, एक्चुअली इतना हुआ, हम लोग क्या करेंगे, ये सब चीज़ मतलब फीडबैक देता है, फीडबैक कंट्रोल देता है, मतलब के लिए इंफॉर्मेशन देता है। एंड वेराज आपका टारगेट कॉस्टिंग फीड फॉरवर्ड कंट्रोल के लिए इंफॉर्मेशन वगैरह देता है, ठीक है। और फंक्शनल एनालिसिस मतलब कि आप वही चीज़ इंक्लूड करो, वही फीचर प्रोडक्ट में इंक्लूड करो जो कस्टमर चाहते हैं, है ना, जो वैल्यू ही ऐड नहीं करता उनको इंक्लूड ही नहीं करो। सो दैट्स व्हाट ऑप्शन सी इज टेलिंग फंक्शनल एनालिसिस। और एक्टिविटी एनालिसिस मतलब एक्टिविटी असेस करो जो कि आपका प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सके, जो लाइक प्रोसेस वगैरह, जैसे हमारा मतलब जो प्रोसेस का काम नहीं उसी को इम्प्रूव असेस करो, इम्प्रूव कर, सो दैट कि हमारा प्रोडक्ट जो है ना और इम्प्रूव हो जाए कम खर्चे में। So basically except B, all three are relevant to target costing. Okay. Okay. So next 46. Okay. So 46 क्या कहता है? What is the target cost for each unit Sigma for coming year? Select from the list as appropriate. The selling price of product Sigma is said to be 20-50 each unit. मतलब ये आपका selling price predicted वाला जो कहो, मतलब लाइक मार्केट में चल रहा है वो रेट। What is it? It's 250, right? 250 per unit, and sales for the coming year are expected to be 500 unit। मतलब आपका
कमिंग ईयर्स का सेल्स यूनिट इज 500 एंड कंपनी रिक्वायर ए रिटर्न ऑफ 15% इन द कमिंग ईयर ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 250,000। अब यहाँ पे ना सेल्स यूनिट पहले लिखते हैं, सेल्स यूनिट इज 500 यूनिट्स, राइट। उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट आपका है 250,123, ठीक है। अब रिटर्न कितना चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन कितना चाहिए आपको, रिटर्न यू वांट इज व्हाट परसेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, 15% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, 15% of investment which is 37,500. so this is your total margin, right? so उसके लिए हम लोग total sales भी निकाल लेते हैं, total revenue, okay. how do we get that, by multiplying these two, right? so ये आपका total margin आ गया। now target cost आपका कैसे निकलेगा, just subtracting the total revenue minus total desired profit margin, this is your target cost. And the question is basically asking you the target cost for each unit. so target cost per unit for each unit is this divided by what is our sales unit, 500. so this is what our answer is, $175 per unit, ठीक है। okay, so let's move to the next questions. which of the following describe a characteristics of service provided by the optician at a VC company during a standard appointment? अब basically इस question में ना you can just identify by eliminating the option you can get the answer. See, सर्विस क्या होती है आपकी, इंटेंजिबल होती है, कुछ फीचर्स आप याद कर लो। सर्विस बेसिकली आपका इंटेंजिबल होता है, देख नहीं सकते, वो आपका हेट्रोजीनियस होता है, मतलब आप सर्विस किसी को प्रोवाइड कर रहे हो, इट कांट बी सेम। जैसे आप मान लो कि एक पेन खरीदते हो या फिर कोई एक ब्रांड ही ले लो ना, जैसे कि सेलो का ही लेते हैं, तो सेलो का पेन मैं खरीदूँ आप खरीदूँ, ऑब्वियसली एक ही होगा, मतलब ब्लू चाहते हो तो ब्लू ब्लैक जो भी है एक ही साइज, एक ही मतलब वो डब्बा ब्लू, सब एक ही चीज़ लिखा हुआ रहेगा। बट इन केस ऑफ सर्विस इट में भी डिफरेंट हो नहीं सकता है कि सेम सर्विस प्रोवाइड करो, तो सर्विस इज आपका हेट्रोजीनियस। और क्या होता है, ये इम्पेरिशेबल होता है, ये मतलब स्टोर करके रख नहीं सकते, लाइक इज अ प्रोडक्ट, है ना। और ये साइमल्टेनियसली होता है, मतलब यू हैव टू कंज्यूम, मतलब अभी प्रोवाइड करेंगे अभी कंज्यूम करना पड़ेगा, आप इसको स्टोर करके नहीं देख सकते फॉर लेटर ऑन यूज। सो आपको बेसिकली अगर ऑप्शन देखा जाए तो ए दिया हुआ टेंजिबल, तो टेंजिबल होता ही नहीं है सर्विस, तो ये भी नहीं होगा। होमोजीनियस मतलब इन एक प्रकार का, वैसा होता ही नहीं है, इट मे बी डिफरेंट फॉर मी एंड अदर बडी वर गेटिंग द सर्विस, है ना। कार सर्विसिंग ये है, अब मान लो कि गाड़ी खराब हुई, मैंने अपना गाड़ी ले गया, हो सकता है मेरे गाड़ी में कुछ और प्रॉब्लम है, सर्विस कुछ और देगा, आपके में कुछ और प्रॉब्लम हो तो वो कुछ और देगा। सो दिस इज ईच इंडिविजुअल गेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस, ऐसा नहीं कि सेम देंगे। टीचिंग का एग्जाम्पल ले लो ना, मैं ही टीच करती हूँ एग्जाम्पल, हो सकता है हर एक वीडियो में सेम तरीके से टीच ना करती हूँ, है हो कि नहीं, किसी में ज़्यादा किसी में कम, या फिर कोई क्वेश्चन रहता है जल्दी खत्म हो जाता है। तो बेसिकली ये आपका हेट्रोजीनियस होता है सर्विस, नॉट होमोजीनियस। नॉन पेरिशेबल आपका सर्विस, एक सेकेंड, ओके हाँ, आपका सर्विस इम्पेरिशेबल होता है, इसको स्टोर करके हम लोग रख नहीं सकते हैं, है ना। सो ये आपका सर्विस का ये भी हुआ। एंड लास्ट साइमल्टेनियसली मैंने बोला इसको कंज्यूम एट ए टाइम करना होता है, सो आपका इसका डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। Okay, so next video we will do life cycle costing.